नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस कथापटल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी छुट्टियों में कहीं ना कहीं यात्रा पर तो जाते ही हैं। तीर्थ स्थान हो या कोई महल, किला, संग्रहालय या खंडहर या फिर कोई ऐतिहासिक स्मारक। बिना किसी खास तैयारी के, जानकारी के वहाँ जाकर भी हमें जो जानकारी मिलती है वह भी आधी अधूरी, आधा सच आधा झूठ। और हमें भी कितनी जल्दी होती है वहां से कहीं और जाने की। तो दोस्तों, क्या ऐसे ही आधे सच, आधे मिथ्या, भ्रम और गलतफहमियों के साथ हमारी जीवन यात्रा भी चलती रहनी चाहिए? प्रेम के प्रतीक ताजमहल को देखना या प्रेम में होना जरूरी और सही क्या है? आइए सुने प्रसिद्ध साहित्यकार असगर वजाहत जी की कहानी आठवां आश्चर्य। लड़की खूबसूरत थी, इतनी कि अगर किसी छोटे शहर में होती तो किसी मंत्री पुत्र ने उसे उठवाने की कोशिश जरूर की होती या उसके नाम पर 2-4 बार चाकू चलते। अगर नहीं तो कम से कम 150 कविताएं तो लिखी ही जाती, 1500 प्रेम पत्र मिलते। अगर बहुत बड़े शहर में होती तो फिल्मों और सीरियलों में काम के ऑफर मिल गए होते। विज्ञापन एजेंसियों के गुरु घंटालों ने डोरे डाले होते। साहित्य, कला, संस्कृति प्रेमियों से बचती तो रंगमंच और नृत्य वालों ने तो छोड़ा ही ना होता। मतलब यह कि लड़की खूबसूरत थी, यात्रा में थी और साथ उसका पति था, या हो सकता है होने वाला पति हो, या ये भी हो सकता है कि कभी न हो पाने वाला पति हो। लड़की को देखकर सुरूर चढ़ता था, ऐसा जैसे एक छोटा पेग लगा लिया हो। लड़के को देखकर लगता था किसी ने छोटे पेग में नींबू निचोड़ दिया हो। लड़की की उम्र करीब 20-21 रही होगी। उसके साथ लड़का 28-30 के करीब का था। दोनों ने रंग उड़ी नीली जींस, जैकेट, एक रंग और एक डिजाइन के जूते पहने थे। दोनों ने घड़ियां भी मैच करती हुई लगाई थी। दोनों का जोड़ा बड़ा फब रहा था। हो सकता है मैं केवल मर्दों के नजरिए से कह रहा हूं, लेकिन लड़की लड़के के मुकाबले गजब की चीज थी। उसके सीधे रेशमी लंबे बाल कंधों पर पड़े थे और जेवर के नाम पर नाक में बस हीरे की कील थी, जिसकी चमक कल्पना के हिंद महासागर में उतर जाने के लिए काफी थी। चेहरे पर बेफिक्री और मस्ती, जीन्स और जैकेट में उसका शरीर फुलझड़ियां छोड़ता सा लग रहा था। लड़का और लड़की हम लोगों को ट्रेन पर ही दिखाई दिए। दिल्ली से वे भी हमारी तरह ताज एक्सप्रेस में बैठे थे और जैसा कि अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं है, आगरा देखने जा रहे थे। मैं ट्रेन में भी लड़की को घूर रहा था। मुझे 1-2 बार पत्नी ने टोका भी। पत्नी जब भी मुझे लड़कियों को घूरते पाती है टोक देती है। ये टोकना आंखों के भाव वे सब कुछ कह देते हैं, शायद जुबान भी नहीं कह पाती। सामने की सीट पर नहीं, लेकिन लड़की ट्रेन के डिब्बे में ऐसी जगह बैठी थी कि उसे सीधा देख सकते थे। मेरे पास पत्नी बैठी थी। पत्नी की गोद में मुन्ना सो रहा था और पत्नी के बराबर 7 साल की हमारी मुनिया बेटी बैठी थी। सपरिवार आगरा घूमने का ख्याल पत्नी के दिमाग में आया था। कारण यह था कि मुनिया को आगरे का पाठ अच्छी तरह समझाने के लिए आगरा दिखाना जरूरी है। मेरे लिए सब बराबर था। अगर पत्नी आगरा के बजाय मेरठ कह देती तो दूसरी ट्रेन पर बैठ जाता, बीकानेर कह देती तो तीसरी ट्रेन पर बैठ जाता और इटावा कह देती तो चौथी। मतलब यह कि मैं ऑफिशियल ड्यूटी पर था। चाहे जिस नेचर का काम होता, मेरे लिए सब बराबर, यानी सब ऑफिशियल होता। गाड़ी के आगरा पहुंचने से पहले ही हमारे डिब्बे में कंडक्टर टूर वाले आ गए थे। चूंकि उन्होंने बताया था कि सरकारी है, इसलिए ज्यादातर लोगों ने उनसे टिकट ले लिए थे। स्टेशन के बाहर ही उनकी बस खड़ी थी और उतरते ही हमको बस का नंबर बता दिया गया कि जाओ उस पर जाकर बैठो। बस तक कुछ लोग जल्दी पहुंच गए थे, कुछ बाद में पहुंचे।
अब इत्तेफाक से स्थिति ये पैदा हो गई कि वे लोग जब बस में आए तो उन्हें एक साथ बैठने के लिए सीट नहीं मिली। कुछ परेशान हो गए। मैंने ये परेशानी भांप ली और अपनी खिड़की वाली सीट छोड़कर पत्नी के बराबर आकर बैठ गया। मेरे ऐसा करने पर लड़की ने थैंक यू या इसी किस्म का कोई शब्द बोला था। लड़का खामोश था। मैंने दिल ही दिल में कहा, अरे इस पर क्या थैंक यू कर रही हो? तुमने अभी तक मुझे देखा ही कहाँ है? आजकल के ज़माने में तुम्हें मेरे जैसे आदमी कहाँ मिलेंगे? ये तो तुमने मेरी एक झलक भी नहीं देखी। देखो देखो, सहारा के रेगिस्तान में ऊँटों का एक कारवां चला जा रहा है। नीचे झुलसा देने वाली रेत है और ऊपर तपता हुआ सूरज। ऊँटों की ज़बानें लटक आई हैं। हबशी गुलाम नाकों को पकड़े इस तरह चल रहे जैसे शताब्दियां बीत गई हैं उन्हें चलते चलते। एक ऊँट पर हाथी दांत की महफिल है। उस पर चीनी रेशम के पर्दे पड़े हैं और वह गुलाब के इत्र से महक रही है। उसके अंदर तुम एक झीनी सी नकाब डाले बैठी रेगिस्तान में कुछ देख रही हो। तुम्हारा जिस्म इतना नाजुक है कि उस परछाई भी बोझ लगती है। फर्ज करो तुम्हारा बाप यानी अब्दुल कुद्दुस बिन हसन हीरे जवाहरात का व्यापारी है और इस्तांबुल से हिरात जा रहा है। अचानक कारवां रुक जाता है। कारवां में एक आदमी तुम्हारे बाप अब्दुल कुद्दुस बिन हसन की हत्या कर देता है और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। उसी वक्त एक अदना सा गुलाम यानी कि मैं एक छोटी सी तलवार लेकर उसे ललकारता हूँ। वह मेरी तरफ देखकर हंसता है और अपने आदमियों से कहता है कि इस सिरफरे को मसल डालो, लेकिन जल्दी ही उसे मेरे मुकाबले के लिए आना पड़ता है। तलवारें ऐसी कौंधती हैं कि ढलते हुए सूरज की रोशनी मंद पड़ जाती है। खलनायक की भयानक चीख और तुम मेरे पसीने से भीगे चौड़े चकले सीने पर सिर रखकर सिसकियां लेने लगती हो। मैं कहता हूँ, नहीं हसीना, मैंने तुम्हें जीत कर एहसान नहीं किया है। तुम आज़ाद हो, जिसको चाहो अपना सकती हो, लेकिन तुम मेरे कदमों पर। सुनो जी, इस तरह तो घूमने का कोई फायदा नहीं है, पत्नी ने कहा। क्यों, क्या बात है? मैं एकदम से चौंक गया। आप क्या सोचे जा रहे हैं? मुनिया को बताते जाइए, आप तो आगरा कई बार आ चुके हैं। हाँ, सुनो बेटी, तो वो रेगिस्तान है। पत्नी ने हैरत से कहा, रेगिस्तान? ओ, मेरा मतलब सॉरी, शहर है। पत्नी बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मुनिया तुम मेरे पास आ जाओ, और उन्होंने मुन्ने को मेरी गोद में दे दिया। टूर शुरू हो चुका था। ऐतिहासिक इमारतों के सामने बस रुकती थी, सब उसमें से उतरते थे। गाइड अंग्रेजी में बताना शुरू करता था। कुछ पर्यटक विदेशी भी थे। गाइड का पूरा ध्यान उनकी तरफ था। वह जानबूझकर कुछ उल्टे सीधे तथ्य बताकर उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था। लड़की और लड़का भी ग्रुप के साथ थे। मैंने पाया कि वे भी आपस में अंग्रेजी में बात कर रहे थे। इस पर बहुत आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वे आपस में तो उस भाषा को बोलते होंगे जो उनके देश की भाषा होगी, यानी गुजराती, बंगाली, तमिल या कुछ और। वैसे ये दोनों किसी ऐसी जगह के लग भी नहीं रहे थे कि जहाँ लोग सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि वे हिंदी भी बड़ी सरलता से समझ रहे थे। गाइड की बातें धीरे धीरे बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। वह इतिहास नहीं जानता था। यह बात बर्दाश्त से बाहर नहीं थी, बल्कि यह थी कि वह इतिहास पुरुषों का ही नहीं, हर उस चीज का मखौल उड़ा रहा था जो किसी जमाने में शानदार थी। मिसाल के तौर पर फतेहपुर सीकरी में वह अकबर बादशाह की पत्नियों का जिक्र निकाल बैठा। हरम की बातें चटखारे ले लेकर सुनाने लगा। उसकी बातचीत से साबित हुआ कि उस समय अकबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती हरम की औरतों को काबू में रखने की थी। ऐसी बातों पर मेरी टीका टिप्पणी पत्नी के साथ जारी थी। मैं पत्नी को समझा रहा था कि यह षड्यंत्र है। देश को अपमानित करके पैसा कमाने का काम कितना घृणित है। यह गाइड अकबर की बर्बरता के किस्से सुना रहा है। यह क्यों नहीं बताता कि 16वीं शताब्दी में उस जैसा उदार राजा पूरे यूरोप में नहीं था। ये बातें सुनकर कुछ देर पत्नी खामोश रही और फिर बोली, तुम अभी चुप रहो।
तुम्हारी बातें घर में भी सुनी जा सकती हैं, अभी गाइड की बातें मुझे सुनने दो। मुझे पत्नी पर गुस्सा आ गया और मैं चुप हो गया। अब गाइड से मेरे खामोश सवाल होने लगे। मेरे सवाल पर गाइड इधर उधर बगले झांकने लगता था, क्योंकि उसके पास तो जवाब था ही नहीं। गाइड बता रहा था कि यहाँ बादशाह शतरंज खेलता था, मोहरों की जगह लड़कियां बैठती थीं और जो मोहरा पिट जाता उसे कत्ल कर दिया जाता था। सच? बूढ़ी अंग्रेज और अमेरिकन औरतों की आंखें फटी रह गईं। गाइड मुस्कुराया, जवाब में वे भी हंसी। एक ने कहा, इतनी बर्बरता? मैंने दिल में तय कर लिया कि मैं इस गाइड की लिखित शिकायत करूंगा। लेकिन लिखित शिकायतों पर होता क्या है? देश में कागज की कमी है और सरकार के पास इतने कार्यालय नहीं जहां शिकायती चिट्ठियां रखी जा सके। गाइड से मेरे सवाल शुरू हो गए। मिस्टर गाइड, क्या आपको मालूम है कि 16वीं शताब्दी में हमारे देश में लोहे का उत्पादन यूरोप से अधिक था? गाइड की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। यही नहीं गाइड महोदय, आपको मालूम है अकबर जिस कक्ष में खाना खाता था वहां उसने ईसा और मरियम की तस्वीर लगा रखी थी, जबकि वह ईसाई नहीं था। गाइड महोदय, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। गाइड ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेज हमसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने 50 साल के अंदर लगभग पूरे देश पर अधिकार जमा लिया था। गाइड महोदय, आपने पंडित सुंदरलाल की पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज पढ़ी है? खैर, ना पढ़ी होगी, लेकिन पुस्तक में तो स्पष्ट लिखा है कि आदिम और बर्बर जातियों ने सदा सभ्य और विकसित जातियों पर विजय पाई है। गाइड महोदय, क्या आप जानते हैं कि गुलामों के घृणित व्यापार में इंग्लैंड के महारानी की पूंजी भी लगी हुई थी? अवसरवादिता, छल कपट द्वारा स्वार्थ सिद्धि, मनुष्य विरोधी कार्य, छीना झपटी को आप चाहें तो सभ्यता कहें, संसार तो नहीं कहेगा। तो यहाँ बादशाह जंगली जानवरों की लड़ाई देखता था, यहाँ बैठकर बादशाह संगीत सुनता था, यहाँ बैठकर शराब पीता था, यहाँ सोता था। मैंने पत्नी से कहा, ये गाइड क्यों नहीं बता रहा है कि अकबर की लाइब्रेरी में 24,000 किताबें थीं? उसने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद ही नहीं कराया, उस पर चित्र भी बनवाए थे। पत्नी ने कहा, यह सब तुम बताते क्यों नहीं हो? मैंने कहा, मैं गाइड थोड़ी हूं। तो गाइड से चिढ़कर उबकर अब मैं लड़की की ओर ध्यान देने लगा। वे दोनों एक दूसरे की फोटो खींच रहे थे। लड़की ने बैग से पानी की बोतल निकाली और विदेशियों की तरह होठ तर कर रही थी। लड़के ने अपनी जैकेट कंधे पर डाल ली। वे दोनों साथ के लोगों से न तो बात कर रहे थे और न ही उनके करीब आ रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे वे इतिहास और वर्तमान से ज्यादा एक दूसरे में रुचि ले रहे हों। मैं लड़का और लड़की के सामने 1-2 बार इस तरह आया कि उनको मुझसे कुछ बात करनी चाहिए थी, पर वे चुप ही रहे। लंच टाइम में गोरे और काले बट गए थे। गोरे या तो सिर्फ फल ले रहे थे या अपने साथ लंच पैकेट लाए थे। हम काले लोगों के लिए खाने की दुकानों और चीजों की कमी नहीं थी। पंजाब से लेकर केरल तक के पकवानों का ढेर लगा था। कम पैसे में ज्यादा खाना खाने का एक तरीका है थाली। तो हम दोनों ने एक थाली और एक प्लेट बड़ा सांभर मंगा लिया और प्यार से चट कर गए। मैंने लड़की और लड़के को बैठे देखा। उन लोगों ने एक बड़े पत्थर को मेज बना डाला था, उस पर कागज के नैपकिन बिछाकर सैंडविच और कॉफी का थर्मस रखा था। 1-2 फल भी थे। आमने सामने 2 छोटे पत्थरों की कुर्सियां बनाई थीं। उन पर वे दोनों बैठे खा रहे थे। लड़की सैंडविच इस तरह कुतर रही थी कि गिलहरी को मात दे रही थी। पत्नी ने मुझे आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, दोनों सैंडविच खा रहे हैं। पत्नी पूरी तरह समझ नहीं पाई, पर इतना जरूर समझ गई कि मैं किसी के फटे में टांग डालने वाला अपना पसंदीदा विचार कर रहा हूं। मैं तो कहती हूं, तुम्हें न घर में चैन है न बाहर चैन। छोड़ो, तुम्हें क्या उल्टा सीधा सोचने की आदत पड़ी रहती है? तो क्या मैं उल्टा सीधा सोचता हूं? तो क्या यहीं पर लड़ोगे? मैं चुप हो गया, पर लड़की लड़के पर गुस्सा आ रहा था। सूरज में तपिश बढ़ गई थी। मैंने सोचा,
इतनी गर्मी में दोपहर का खाना खाकर अगर कोई पानी नहीं पीता तो? लंच टाइम खत्म हो गया। गाइड फिर आ गए। उन्होंने किले के अंदर किसी रेस्टोरेंट में लंच किया था और फोकट में किया था, क्योंकि उन्हें जैसी प्यारी डकारें आ रही थी वो पैसे देके किए भोजन में नहीं आती। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। सबसे पहले लोग आ गए, फिर काले आने लगे। गाइड साहब ने बताया कि अब हम ताजमहल देखने जा रहे हैं। ताजमहल के सामने बस रुकी तो दस्तकारी की चीजें बेचने वाले लोग आ गए। उन्होंने बस को घेर लिया। इस बीच लड़की और लड़का नजरों से ओझल हो गए। गाइड ने पहले ही बता दिया था कि ताजमहल देखने के लिए सबसे ज्यादा वक्त दिया जाएगा। बहरहाल जब मैं पत्नी और बच्चे ताजमहल के बाहरी दरवाजे से अंदर घुस रहे थे तो लड़की ने होठों को ताजा लिपस्टिक लगाई थी, बाल बनाए थे। शायद किसी तरह की क्रीम लगाने की वजह से चेहरा दमक रहा था। लड़के ने भी लगता था हाथ मुंह धोकर कंघा वगैरह तो किया है। वे दोनों ताजमहल देखकर विदेशी पर्यटकों की तरह खुश हो रहे थे। गाइड ताजमहल की सुंदरता और उसका महत्व बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस कि गलत जगह पर, यानी कि ताजमहल के सामने कर रहा था। ताजमहल देखकर हम लोग बाहर निकले और बस की तरफ बढ़े तो संसार का 8वां आश्चर्य देखने को मिला। बस के पास चाट वाले ठेले पर लड़की और लड़का गोलगप्पे खा रहे हैं। मैं उन्हें पहले तो एकटक देखता रहा, फिर मुस्कुराया और फिर हंसी आ गई। फिर पत्नी की तरफ देखा, पत्नी भी उधर वहीं देख रही थी। उन्होंने मुझे अपनी तरफ देखते पाया तो बोली, इससे बड़ी सुंदरता की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं चाट खाते जोड़े को देख रहा था। मैंने कहा, हाँ, इससे बड़ी सुंदरता की कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।